हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी का चुनावी अभियान शुरू। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पानीपत में करेंगे विजय संकल्प रैली। और आज से यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पर रोक लगाने की अर्जी को किया खारिज। नमस्कार, मैं हूं शशांक विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7। इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उसके नापाक इरादे लगातार जारी हैं और जिस तरीके से सीज फायर के उल्लंघन की बात की जाए तो पाकिस्तान उससे बाज आने को राजी नहीं है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तत्काल कल रात की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अमित शाह की बैठक हुई। उसके तुरंत बाद भी जो है सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया गया और उस लिहाज से जो है अरुण जेटली ने साफ तौर पर जो है सीज फायर के उल्लंघन के लिए सेना को निर्देश दिया है कि वो उसे उसका मुंहतोड़ जवाब दे। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस बात की बयानबाजी आई है कि बीएसएफ के जवान मुंहतोड़ जवाब दे पाकिस्तान को। अगर बात करें जेटली की तो उन्होंने सीमा पर लोगों की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि हमारी सेना हर एक उल्लंघन का जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन पर सरकार सख्त हो गई है, जिससे पाकिस्तान अब बैकफुट पर आ गया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर उल्लंघन के मामले में आपात बैठक आयोजित करने को कहा। हालांकि भारत ने अब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है। तो साफ तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो अपने नापाक इरादों से बाज आने को राजी रही और लगातार सीज फायर का उल्लंघन पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है। और उसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि परसों हुई सीज फायर के उल्लंघन में 2 लोगों की जान चली गई और 5 लोग घायल हो गए। वहीं अगर दूसरी ओर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने साफ तौर पर भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके 2 लोग सीज फायर के उल्लंघन में मारे गए। ये स्वाभाविक और स्पष्ट है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान द्वारा कई स्थानों पर जानबूझ के सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। और ये सीज फायर का जो उल्लंघन है ये पहले एलओसी पे होता था, आजकल इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी हो रहा है। आपको बता दें पिछले 15 दिनों में पाकिस्तान कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। कल रात को भी पाकिस्तान से रुक कर फायरिंग की गई। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में हुई गोलीबारी में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इन सभी घायलों को जम्मू मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया है। सीमा पर पाकिस्तान की लगातार फायरिंग के बीच एक और चौंकाने वाली खबर मिली। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में चकला गांव में 60 मीटर लंबी सुरंग मिली है। यह सुरंग मुनव्वर नदी के किनारे इस गांव से मिलती है। आशंका जताई जा रही है कि यह सुरंग आतंकियों ने पाक सेना की मदद से बनवाई थी ताकि इस इलाके में घुसपैठ कराई जा सके। सेना को इस सुरंग के बारे में पता चला, इसके बाद स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान की ओर से लगातार निशाने बनाए जाने पर खौफजदा भारतीय सीमा पर बसे गांव वाले अपने घरों को छोड़कर शहरों की तरफ कूच कर रहे हैं। तो वहीं आरएसपुरा सेक्टर के 6 गांवों से लोगों का पलायन शुरू हो गया। प्रशासन ने इसके लिए आरएसपुरा के जिला हेडक्वार्टर में रुकने का इंतजाम किया है। तो निश्चित तौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो लगातार वो सीज फायर का उल्लंघन किए जा रहा है और साथ ही साथ आरोप पूरी तरीके से भारत के ऊपर लगा रहा है। जहां एक और भारत की तरफ से कहा गया कि पिछले 3 महीनों में 57 बार सीज फायर के उल्लंघन किया गया है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से ये बात निकल कर आई कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि जो जितने बार भी सीज फायर का उल्लंघन होता है उसमें हमेशा भारत ही उसकी वजह होती है, क्योंकि भारत की ओर से पहले सीज फायर का उल्लंघन होता है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो इस वक्त पहाड़ों की बारिश हो या फिर नेपाल से आ रहा पानी हो, तमाम चीजें जो है वहां पर बाढ़ की स्थिति पैदा कर रही हैं और उससे हालत जो है बद से बदतर है। लेकिन इस हालत का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, साथ ही मुआवजे की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री राहत कोष की ओर से बाढ़ से मरने वालों को 1-1 लाख रुपए, जबकि घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें यूपी में कई जिलों में बाढ़ का कहर है, जिससे अब तक 100 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो साफ तौर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने मुआवजे का ऐलान कर दिया है और उसके साथ ही साथ दुख व्यक्त किया, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम इस वक्त बात करें तो इस वक्त
यूपी के तमाम जिले जो है वो पानी से जलमग्न हो चुके हैं और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से नेपाल से पानी छोड़ा गया, उसके बाद पहाड़ों से पानी आ रहा है, तो बारिश और नेपाल से छोड़ा गया पानी दोनों इस वक्त मुसीबत बन चुका है। खास करके अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उसके साथ साथ फैजाबाद के साथ साथ गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, देवरिया, कुशीनगर, तो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर घाघरा कोसी का जो जलस्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से तमाम इलाके जो हैं बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। और उसी लिहाज से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों को 50,000 और जिनकी मौत हो गई है इस बाढ़ में उनको 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। और साफ तौर पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश प्रशासन की, तो उसने भी साफ तौर पर अपना बयान दिया था कि वो जरूरत पड़ने पर देश के प्रधानमंत्री से इस सिलसिले में बात करेगा और मुआवजे की अपील करेगा। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने अपना दुख व्यक्त करने के साथ ही साथ मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। इस वक्त अगर बात करें उत्तर प्रदेश में राजनीति की, तो लगातार बयानबाजी तमाम मुद्दों को लेकर हो रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए, मुलायम सिंह यादव की बात की जाए, शिवपाल सिंह यादव की बात की जाए, या तमाम और नेताओं की बात की जाए, चाहे मायावती की बात की जाए, तो इस वक्त जो है बयानबाजी का जो दौर चला आया है, चाहे वो इस वक्त के लोकसभा चुनाव के हार की वजह से हो या फिर जिस तरह की स्थिति इस वक्त पूरे प्रदेश में है उसको लेकर हो। अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा और साथ ही साथ मीडिया को भी उन्होंने निशाना बनाते हुए ये कहा कि जिस तरीके से जो घटनाएं हैं उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है और जहां तक प्रदेश में उपलब्धि की बात हो उसको छिपाया जा रहा है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो दिखाते हैं सब सही नहीं होता। ये कुछ उनका कहना है मीडिया के ऊपर आरोप लगाते हुए सीएम अखिलेश यादव का। यूपी के मेरठ में लव जिहाद के मामले में आने के बाद अब यूपी की बीजेपी इकाई इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। मथुरा में हो रही बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन करने के मामले में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बैठक में यूपी की 12 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनावी दौरे की वजह से शामिल नहीं हो पाएंगे। शाह के अलावा प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो लव जिहाद का जो मसला है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है और इस वक्त जो है जो घटना अभी सामने आई है तुरंत में उसके बाद सहारनपुर में जो लव जिहाद से जुड़ी जो घटना सामने आई है उसके बाद से राजनीति बेहद गर्मा गई है और बीजेपी इस मुद्दे को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती है और इस पर सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए जो है वो तमाम रणनीतियाँ बना रही है। और जो लव जिहाद का मुद्दा है वो आने वाले समय में बीजेपी यूपी में जो है इस मुद्दे को उठाएगी और साथ ही साथ इस प्रस्ताव को पारित किया गया है कार्यकारिणी की बैठक में। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें इस वक्त की जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, आए दिन उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं और उसके बाद अगर लव जिहाद की बात की है, तमाम आरोप लगते हैं तमाम लोगों पर कि इंटरकास्ट मैरिज के बाद जो है इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जाती है और साथ ही साथ जो है जो संख्या बल है उसको लेकर प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, ये आरोप लगते आया है। और जिस तरीके से सहारनपुर में कल लव जिहाद का जो मामला उभर कर आया उसके बाद से राजनीति गरमानी बेहद लाजमी थी और उसी लिहाज से जो है जिस तरीके से अगर बीजेपी की बात की जाए तो अभी से नहीं कुछ दिनों पहले भी सैफ अली खान और करीना कपूर को भी लेकर बीजेपी ने कई पोस्टर जारी किए थे। इसके बाद मुद्दा काफ़ी बढ़ गया था और उसके साथ तमाम और लोगों को भी उन्होंने जोड़ा जहां पर उन्होंने दिखाया कि इंटरकास्ट मैरिज किस तरीके से जो है 2 अलग अलग धर्मों के लोग शादी करके अपने रिलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो घटना अभी कल सहारनपुर में देखी गई उसके बाद से राजनीति गरमा गई है जहां पर लव जिहाद का एक मामला सामने आया, लेकिन इस वक्त वहां पर स्थिति बेहद खराब है और वो जो रिश्ता है इस वक्त तलाक के कगार पर आ गया है। धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किए जाने की बात की जा रही है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो निश्चित तौर पर जो है इस वक्त के जो ये मुद्दा है वो बेहद अहम है और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यूपी में इस तरह की चीज़ें जो है अक्सर होती आई हैं और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से राजनीति का जो ध्रुवीकरण हुआ है और उसमें जो मुद्दों की बात की जाए तो अक्सर जो धर्म से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो वहाँ पर वोट बैंक को हद से ज़्यादा प्रभावित करते दिखते हैं, क्योंकि अगर तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो वो इसका बखूबी फ़ायदा उठाते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, एसपी हो, बीएसपी हो या तमाम कोई और भी पार्टी।
अखिलेश यादव की बात करें तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस वक्त की राजनीति है यूपी में, हम हर कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मायावती की बात की जाए तो वो कहती है कुछ भी अच्छा नहीं किया यूपी सरकार ने और ना ही केंद्र सरकार ने। मायावती ने यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए एसपी पर निशाना साधा, तो वहीं यूपी सांप्रदायिक दंगों के लिए उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। भाजपा के नेतृत्व में बनी एनडीए की नई सरकार के आने के बाद यहां देश की ताजा राजनीतिक, आर्थिक व सांप्रदायिक स्थिति के बारे में जो आम दृष्टिकोण है वह यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के शुरू के लगभग 3 महीनों का शासनकाल अब उन लोगों को भी धीरे धीरे मायूस व निराश करने लगा है जिन्होंने बड़ी भारी उम्मीदों व आशाओं के साथ बड़े जोश व लगन से उन्हें सत्ता में बैठाया है। एनडीए गठबंधन के प्रमुख दलों के लोग भी अब श्री मोदी सरकार को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए और थोड़ा और समय दिए जाने की वकालत करने को मजबूर होते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर माने तो उन्होंने कहा 60 महीने दीजिए, अच्छे दिन लेकर आएंगे, लेकिन 3 महीने में उसकी शुरुआत नहीं हुई, ऐसा कहना है मायावती का। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। बहुमत वाली केंद्र की सरकार के लिए अपने सभी वायदों को पूरा करने व अच्छे दिनों की शुरुआत करने के लिए भी कम नहीं बल्कि काफी होता है। अर्थात श्री मोदी सरकार द्वारा जनहित के खास प्राथमिकता वाले चुनावी वायदों को, जिसमें गुजरात की तरह पूरे देश में 24 घंटे बिजली देने व पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं बिजली आदि के दाम घटा दे तथा महंगाई को कम करने के साथ ही देश के सभी बेरोजगार युवकों को रोजगार देने। लोकसभा में शून्य पर आउट हुई बीएसपी जो है इस वक्त कमर कस चुकी है और वो आने वाले विधानसभा चुनाव में एक लंबी पारी खेलना चाहती है और इसी लिहाज से मायावती जो है लगातार जनता से संपर्क कर रही हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और आरोप लगा रही हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं क्या कुछ कहना है उनका केंद्र और राज्य सरकार पर। राजनीति में अगर राज करना है तो रणनीति बनाने में माहिर होना बहुत जरूरी है। मायावती ये अच्छी तरह जानती हैं और वो ये भी जानती हैं कि बीएसपी को अगर वापसी करनी है तो पुख्ता रणनीति बनानी ही होगी। लोकसभा में बीएसपी का सफाया होने के बाद मायावती खामोश हो गईं, लेकिन अब बोली क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानती हैं कि अगर बोलेंगी नहीं तो उनकी पार्टी का पतन निश्चित है। बीएसपी मुखिया की एक रणनीति ये भी है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नहीं लड़ा क्योंकि इस वक्त माहौल उनके मुफीद नहीं है और अगर इस चुनाव में उनका हश्र लोकसभा चुनाव जैसा हुआ तो क्या होगा। माया ये भी अच्छी तरह जानती हैं कि उनका बोलना जरूरी है और ये भी जानती हैं कि क्या बोलना है, इसलिए बोली तो दोनों पार्टियों को नाप लिया और कहा कि यूपी में आए दिन हो रहे दंगों के लिए बीजेपी और एसपी जिम्मेदार हैं। दोनों की मिलीभगत से यूपी में दंगे हो रहे हैं। केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से सांप्रदायिक दंगों में इजाफा हुआ है। यूपी में संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई है, इससे लोगों में बहुत मायूसी है। मायावती ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मोदी को पीएम बने 3 महीने हो चुके हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने कई वादे किए थे, कई आश्वासन देकर उन्होंने लोगों के वोट मांगे थे। 3 महीने बीत जाने के बाद भी उनके वादे पूरे नहीं हुए, इससे लोगों में निराशा है। मायावती ने कहा कि मोदी ने देश में अच्छे दिन लाने का वादा किया था, 3 महीने बाद भी अच्छे दिन नहीं आए। मायावती ने यह भी कहा कि देश के लोग बढ़ती महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार से परेशान हैं। मोदी ने इन्हें कम करने और रोकने का वादा किया था, बावजूद इसके उन्होंने इस ओर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि देश में आरएसएस के चलते तनाव ज्यादा बढ़ रहा है।
मोदी ने अहम पदों पर आरएसएस के लोगों को नियुक्त कर दिया है। ये लोग विभाजनकारी नीति पर काम करते हैं, इससे लोगों में रोष है। ऐसे में देश की कुल 2/3 लोगों को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया। मायावती ने सपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश सरकार में कानून व्यवस्था बदहाल है, यहां जंगल राज हो गया है, अपराधी खुलेआम घूमते हैं, सपा के कई नेता दबंगई और गुंडई करते हैं, बहु बेटियों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। सियासत को बारीकी से समझने वाली मायावती ने अपने इस बयान से सांप्रदायिकता की उस गंध का जिक्र करने की कोशिश की है जो इस वक्त बीजेपी को कतई रास नहीं आ रही है। लेकिन यह तो साफ है कि रणनीति चाहे जो भी हो, माया ये अच्छी तरह जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की स्थिति अब नंबर 2 से 3 पर जरूर पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की माने तो निश्चित तौर पर यूपी में जंगल राज और बीजेपी में आरएसएस का राज और दबदबा बन चुका है। चलिए ब्रेक के बाद जानेंगे क्या है हरियाणा में मिशन कांग्रेस।